हेलो दोस्तों, आप सभी का इंडिया पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं, क्या संजू सैमसन के लिए ये सही समय है कप्तानी स्वीकार करने के लिए? इज इट द राइट टाइम टू एक्सेप्ट कैप्टनसी फॉर इंडिया? चलिए शुरुआत। दरअसल संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट के लिए, या हम कह सकते हैं कि क्रिकेट जितना उन्होंने खेला है, लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं संजू सैमसन को। चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, आईपीएल हो, या कुछ इंटरनेशनल लेवल्स के मैचेस भी हो, लेकिन फिर भी संजू सैमसन अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में। हम कह सकते हैं बाहर अंदर उनका ये सिलसिला चलता जा रहा है। लेकिन मौजूदा हालात यही बता रहे हैं कि शायद ये सही समय है, ना कि संजू सैमसन की पोजीशन परमानेंट करने के लिए, बल्कि भारत के T20 के नए कप्तान के तौर पे संजू सैमसन का आना शायद टीम इंडिया के लिए T20 के लिए बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकता है। नया माहौल, नया जोश ला सकता है टीम में, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में संजू सैमसन है उसे देख के, और जिस तरीके की लीडरशिप और कैप्टनसी वो निभा रहे हैं पिछले कई सालों से राजस्थान रॉयल्स के लिए, उन चीज़ों पे गौर करके अगर हम देखें तो संजू सैमसन भारत के लिए सबसे शायद बेहतरीन वो खिलाड़ी होंगे जो कप्तानी के लिए सुटेबल या लायक हम जिसे कह सकते हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि उनका जो आपने अगर देखा होगा संजू सैमसन को जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जिस फॉर्म में है, चाहे वो ओपनर हो, एज ए ओपनर हो, वन डाउन हो या सेकेंड डाउन हो, वो हर एक पोजीशन पे क्लिक हो रहे हैं और रन्स बना रहे हैं। और जितने वो रन्स बना रहे हैं उतनी ही अच्छी कप्तानी वो निभा रहे हैं, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ हो। जनरली ये कहा जाता है कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स से दो जायंट्स ऐसे टीम है कि जिनको हराना नामुमकिन के खिलाफ है या इतना आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से संजू सैमसन ने रणनीति अपनाई, टीम ने उनका साथ दिया, टीम के हर एक खिलाड़ी को लेके वो चले, उस हिसाब से उन्होंने मुंबई और चेन्नई, ये दोनों बड़े टीम्स को आईपीएल में हराया है। शायद ये ऐसा पहली बार हुआ रहेगा शायद ही कि 2007 में जब शुरू हुआ था आईपीएल, उसके बाद आज 17 साल हो गए। इन 17 सालों में किसी एक टीम ने चेन्नई और मुंबई इंडियंस को हराया होगा। दाद देनी पड़ेगी संजू सैमसन की इस कप्तानी की और उनके बल्लेबाजी की। हालांकि इसमें जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, इन दो खिलाड़ियों का भी योगदान अहम है। और भूलना मत कि रियान पराग का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन इन सब की जड़ और इन सब का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है भारत के संजू सैमसन। मौजूदा आईपीएल सीजन में सैमसन बेहद सफल बल्लेबाज और कप्तान रहे हैं। इस साल खेले गए 8 मैचों में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 152.3 यानी कि 192.3 की स्ट्राइक रेट औसत से 314 रन बनाए हैं। इस सीजन में 8 मैचों में 14 अंकों के साथ रॉयल्स प्लेऑफ में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाला पहली टीम बन चुकी है, और ये खतरनाक भी साबित हो रही है हर एक टीम के लिए। कप्तान के रूप में सैमसन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। रनों के भार के कारण वह बाकियों के काफी ऊपर है। किशन की तरह सैमसन की बल्लेबाजी स्थिति भी उनके खिलाफ काम कर सकती है। उन्होंने आरआर के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और सभी रन बनाए, लेकिन नंबर 4 और 5 पर बल्लेबाजी करने वाले पंत इस सीजन में 150 के स्ट्राइक रेट से 254 रन बना रहे हैं। मैच के स्थितियों के आधार पर भारत के गोलकीपर संभवतः नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे। सैमसन ने T20 और वनडे में भारत के लिए उस स्थान पर बल्लेबाजी की है। हालांकि पंत बाएं हाथ के खिलाड़ी है और उनके पास वहां अधिक अनुभव है। फिर कार्तिक है, जिन्होंने इस सीजन में 196 की स्ट्राइक रेट से आरसीबी के लिए 291 रनों का योगदान दिया है। लेकिन क्या चयनकर्ता आगे देखने के बजाय एक बार फिर डीके से मुंह मोड़ लेंगे? अगले 2 सप्ताह से भी कम समय में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और देखा जाए तो असली कंपटीशन संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत
वर्सेस दिनेश कार्तिक है। और अगर रियलिटी पे देखें तो ये कंपटीशन संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत है। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों को मौका मिलेगा, मौका मिलना चाहिए संजू सैमसन को भी एक बतौर ओपनर या वन डाउन प्लेयर के साथ, और दूसरे तौर पे ऋषभ पंत को भी नंबर 5 यानी कि उनको भी पोजीशन वो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ये दोनों ऐसे प्लेयर है चमत्कारिक कि वो मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं, चाहे स्थिति कितने भी खराब हो, कठिन हो। तो हमें तो यही लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों ही टीम में होने चाहिए। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें ऋषभ पंत और संजू सैमसन की, तो ऑफकोर्स पंत का पगड़ा भारी है, क्योंकि उनके पास अनुभव अधिक है और वह उस नंबर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज है। भले ही सैमसन ने T20 और वनडे में भारत के लिए वहां बल्लेबाजी की है, लेकिन पंत का वजन भारी है, उनके आंकड़े भी बोलते हैं। क्योंकि एक बात है कि पंत को मौके भी ज़्यादा मिले हैं, और जितने मौके पंत को मिले हैं उतना उन्होंने साबित किया है हर समय। तीसरे जो इस कंपटीशन में है वो है दिनेश कार्तिक। हालांकि उनकी उम्र हो गई है, उनका सपना है कि ये जो वर्ल्ड कप अभी होने वाला है ये उनके करियर का, उनके लाइफ में यादगार बना रहे, इसके लिए वो जी जान से कोशिश कर रहे हैं। और हम सब नतीजा देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो आपको सफलताएं मिलती है। दिनेश कार्तिक ने इस साल आरसीबी के लिए तूफानी पारियां खेली है। याद रहे, डाउन द ऑर्डर आके इस तरीके की बल्लेबाजी करना बहुत कठिन रहता है कि आपको आए और आपको पहले ही बॉल से 6 और 4 के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जिस उम्मीद दिनेश कार्तिक बनाए रखे हैं, शायद अनफॉर्चुनेटली वो साबित नहीं होगी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सीधे तौर पे बात करें तो दिनेश कार्तिक का चयन टीम इंडिया के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषभ पंत और संजू सैमसन इस देश का फ्यूचर है और दोनों को ही मौका मिलना चाहिए। अगर किसी एक को भी मिलता है तो नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा किसी एक के ऊपर, चाहे वो संजू सैमसन हो या ऋषभ पंत हो। अभी हम जान लेते हैं संजू सैमसन के बारे में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर संजू विश्वनाथ सैमसन इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स और घरेलू क्रिकेट में केरल टीम की कप्तानी करते हैं। वह 2014 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय अंडर 19 टीम के उप कप्तान थे। वह दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज है। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने भारत के लिए पदार्पण किया था, और वो सीरीज ठीक ठाक हम कह सकते हैं संजू सैमसन के लिए एज ए इमर्जिंग प्लेयर वो एक एक्सपीरियंस वाली सीरीज थी, जिस वजह से संजू सैमसन को बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस मिला। फिर आया 2021 साल, उन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला। हालांकि वो भी एक वनडे उनके लिए एक्सपीरियंस वाला ही रहा, इतना अच्छा शायद नहीं रहा उनके लिए। वो दिल्ली में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करने के बाद संजू केरल आ गए। 2011 में केरल में प्रथम श्रेणी में पदार्पण करने से पहले उन्होंने किशोर क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी। 2013 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ प्रीमियर लीग में पदार्पण किया, जहां उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, और ये काफ़ी काबिल तारीफ था। 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने अविजित 212 रन बनाए, जो लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक था, और छठी बार किसी भारतीय ने इस प्रारूप में शतक बनाया है। 21 दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे वनडे में संजू ने वनडे में अपना पहला शतक लगाया, और इसके साथ संजू ने अपना आगाज पूरे दुनिया को दिया कि वो वनडे के समेत T20 के लिए भारत के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर और शायद कप्तान भी हो सकते हैं। सैमसन 2015-16 के रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए केरल का कप्तान बनाया गया था उनको। तब 20 साल की इस उम्र में वह रणजी ट्रॉफी में राज्य की कप्तानी करने वाले केरल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। उन्होंने सीजन की शुरुआत शतक के साथ की, लेकिन इसे सफल सीजन में बदलने में अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन को सक्सेस नहीं आया, वो असफल रहे। उन्होंने अगले रणजी सीजन की शुरुआत जम्मू कश्मीर के खिलाफ 154 रन बनाकर की, लेकिन बाकी सीजन में फिर से प्रभावित करने में असफल रहे। टूर्नामेंट में एक मैच के दौरान अनुशासनहीनता के कथित कृत्य के लिए उन्हें केरल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अगस्त 2014 में संजू को इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे और एक T20 मैच खेलने के लिए भारत की 17 सदस्यीय टीम में चुना गया था। हालांकि वह किसी भी मैच में अंतिम 11 में जगह नहीं बना पाए।
और MS धोनी के बैकअप कीपर बने रहे। भले ही उनको कुछ मौका नहीं मिला, लेकिन ये उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे टीम अलग परफॉर्म करती है, अलग माइंडसेट होता है, और वही उनके लिए भले ही उनको प्लेइंग 11 में पोजीशन ना मिली हो, लेकिन उन्हें वो एक्सपीरियंस मिला। अक्टूबर 2014 में उन्हें वेस्टइंडीज़ के खिलाफ एकमात्र T20 खेलने के लिए 2020 टीम में बुलाया गया, जो बाद में रद्द हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया, जो बाद में रद्द हो गया। दिसंबर 2014 में उन्होंने 2015 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की 30 सदस्यीय संभावित सूची में नामित किया गया था, लेकिन अंतिम टीम में जगह नहीं मिली। जुलाई 2015 में उन्होंने अंबाती रायडू के चोट के प्रतिस्थापन के रूप में 1 वनडे और 2 T20 मैचों के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम में शामिल किया गया। उन्होंने 19 जुलाई 2015 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया। ओपनिंग पेयर कोलैप्स होने के बाद सैमसन ने कम स्कोर का पीछा करते हुए स्टुअर्ट बिनी के साथ छठे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। अंततः भारत जिम्बाब्वे से 10 रन से ये मैच हार गया था। अक्टूबर 2019 में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में 4 साल बाद भारतीय टीम में वापस बुलाया गया, लेकिन पूरी सीरीज में उन्हें बेंच पर रखा गया। नवंबर 2019 में शिखर धवन के चोटिल होने के बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। दिसंबर 2019 में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए T20 में नामित किया गया था। उन्होंने तीसरे T20 मैच में हिस्सा लिया और पहली गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद दूसरी गेंद पर आउट हो गए। उन्हें भारत के न्यूजीलैंड दौरे की T20 सीरीज के लिए चोटिल शिखर धवन की जगह चुना गया, लेकिन वह बल्ले से प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। कम अंकों की एक श्रृंखला हुई थी। फिर आया अक्टूबर 2020, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में नामित किया गया। 9 नवंबर 2020 को उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया। संजू सैमसन ने तीनों T20 खेले, लेकिन उसमें भी वो सफलतापूर्वक नहीं रहे। फेल्यूर हम कह सकते हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अगली श्रृंखला के लिए भारत का T20 की अंतर्राष्ट्रीय टीम से फिर बाहर कर दिया गया। फिर साल आया 2021 जून, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में नामित किया गया था। उन्होंने अपना वनडे डेब्यू 23 जुलाई 2021 को तीसरे वनडे में 46 रनों की एक रन ए बॉल पारी खेली थी और हारकर समाप्त हुए। उन्होंने T20 सीरीज में बल्ले से निराश किया फिर से, जिसमें सैमसन के सिर्फ 34 रन की बदौलत कमजोर टीम इंडिया श्रीलंका से 2-1 से हार गई। T20 में अपने खराब फॉर्म के कारण अक्टूबर 2021 में आयोजित ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए वो टीम से फिर एक बार बाहर हो गए और उस वक्त संजू सैमसन काफ़ी निराश हुए थे। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और हार्डवर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, डेडिकेशन देते रहे। फिर आया फरवरी महीना। फरवरी 2022 में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की T20 में नामित किया गया। उन्होंने पहले मैच में बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन अगले 2 मैचों में 39 और 18 रन बनाए। जून 2022 में उन्हें आयरलैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। श्रृंखला के दूसरे मैच में उन्होंने T20 में अपना पहला अर्धशतक बनाया और 42 गेंदों में 77 रन बना दिए। दीपक हुडा के साथ उनकी 176 रनों की साझेदारी पुरुषों की T20 में दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी और भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी साबित हुई थी। इस तरीके का संजू सैमसन का एक हम कह सकते हैं कि एक सफ़र रहा, अंदर बाहर। बहुत टाइम उनको मौका नहीं मिला और जब मौका मिला तो अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन उस पर खरे नहीं उतरे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके की कंसिस्टेंसी संजू सैमसन ने दिखाई है, बल्लेबाजी हो, कप्तानी हो, ऑन फील्ड हो, ऑफ फील्ड हो, उस हिसाब से संजू सैमसन का चयन होना चाहिए, यही अब हर कोई कह रहा है। और इसमें अभी भारत के महानतम ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी आगे आए हैं। उन्होंने भी ये माना है कि संजू सैमसन का चयन होना चाहिए और बल्कि एक प्लेयर के तौर पे नहीं तो कप्तान के तौर पे भी संजू सैमसन का चयन होना चाहिए। तो अभी देखना पड़ेगा आने वाले समय में, शायद 15 दिन के अंदर ही हमें पता चलेगा क्या संजू सैमसन टीम में सिलेक्शन हो पाता है उनका, और सिलेक्शन होता है तो क्या होता है, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज अ कीपर या कप्तान। और
हर एक माहौल देखे, हर एक कंडीशन देखे, हर एक एस्पेक्ट्स देखे क्रिकेट का, तो ये यही कहता है कि संजू सैमसन का चयन होना चाहिए, एज अ कप्तान के तौर पे होना चाहिए। और ऋषभ पंत को भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए, उनका भी चयन होना चाहिए। थोड़ा बुरा लगेगा दिनेश कार्तिक के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन ड्यू टू एज फैक्टर उनका चयन शायद नहीं हो सकता है। तो वेरी फील सॉरी फॉर द दिनेश कार्तिक। लेकिन मज़ा आएगा अगर संजू सैमसन भारत की कप्तानी करते हैं तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये टॉपिक संजू सैमसन के ऊपर, भारत के नए कप्तान संजू सैमसन। आप हमारे साथ बने रहिए, जितना हो सके आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। धन्यवाद।